नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। घटना 26 जनवरी की है। गणतंत्र दिवस की भव्य परेड के बाद जो दोनों मुख्य अतिथि थे उस दिन के, यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के प्रेसिडेंट कोस्टा साहब और आयोग की चेयरपर्सन उर्सुला, एट होम रिसेप्शन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले थे। एक एक करके जो डिग्निटी थी, अपने देश के भीतर जो प्रमुख हस्तियां थी, उनमें नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, कैबिनेट के सभी चेहरे मोदी जी की सरकार के, इसके अलावा जो मीडिया के लोग होते हैं, सीनियर पोस्ट पर जो बैठे हुए होते हैं, वो आमंत्रित थे। अलग अलग क्षेत्रों के कुछ और चेहरों को भी एट होम रिसेप्शन में आमंत्रित किया गया था। आपको याद होगा, जब पुतिन साहब दिल्ली आए थे तो राष्ट्रपति की तरफ से डिनर होस्ट किया गया था, राजकीय सम्मान उसको आप कह सकते हैं, पुतिन साहब के लिए। तो उसमें राहुल गांधी को ना बुलाए जाने को लेकर के, मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाए जाने को लेकर के एक बड़ा बवाल खड़ा किया गया था इकोसिस्टम में, मीडिया में, और कुछ कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आए थे। अब ये एट होम रिसेप्शन में सब आमंत्रित होते हैं। उस समय तमाम तरह की कंट्रोवर्सी इसे लेकर के भी खड़ी की गई थी कि राहुल गांधी का हक बनता था या मल्लिकार्जुन खड़गे का हक बनता था। वो प्रेसिडेंट भी है पार्टी के और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। राहुल गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? वो तो संवैधानिक पद पर हैं। तो सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति भवन ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया और वो नहीं पहुंचे। चीफ जस्टिस के शपथ समारोह में भी नहीं पहुंचे, उनको आमंत्रित किया गया था। पहले खन्ना साहब जब चीफ जस्टिस की शपथ ले रहे थे, उसमें भी नहीं पहुंचे थे। कई और दूसरे पुरस्कार वितरण और तमाम दूसरे समारोह होते हैं, उनमें भी नहीं पहुंचे थे। तो पुतिन साहब के साथ ही उनको क्यों शामिल होना था उनके डिनर में? बहरहाल बात आई गई हो गई, लेकिन ये जो रिसेप्शन किया गया एट होम, इसमें राहुल गांधी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति और जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके आगमन से ठीक पहले जो एक बैंड होता है, वो एक शंखनाद करता है। वो सूचना होती है कि राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो जितने प्रमुख अतिथि होते हैं, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर के नेता प्रतिपक्ष, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट के मंत्री, सब एक लाइन में खड़े होते हैं। एक सम्मान है, एक प्रोटोकॉल है, और ये आजादी के बाद से चला आ रहा है। कोई मोदी सरकार के समय 2014 के बाद से शुरू नहीं हुआ है। तो सब लाइन में खड़े थे। राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को वैसे तो नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास ही कहीं खड़ा होना था, लेकिन वो वहां खड़े नहीं हुए। जहां पर सेक्रेटरी वगैरह खड़े हुए थे, राजनयिक खड़े हुए थे अलग अलग देशों के, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां जाकर के खड़े हो गए। और लोगों ने इस बात को नोट किया कि राष्ट्रपति और दोनों चीफ गेस्ट के आने से पहले ही राहुल गांधी वहां से हट गए, उस लाइन से निकल आए, और जो 30-32
टेबल और उनके इर्द गिर्द कुर्सियां पड़ी थी, उनमें से एक टेबल पर जाकर के बैठ गए। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को इशारा किया कि प्रोटोकॉल के तहत आपको इधर आना चाहिए, यहां खड़े होना चाहिए, वहां जाकर के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि चीफ गेस्ट आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रही हैं, उनके सम्मान में सबको प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। लेकिन राहुल गांधी वहां से नहीं उठे। बाद में लाइन में जाकर के लगे कि नहीं लगे, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन ये जो उनका जेस्चर था, ये पहली बार नहीं था, ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। और जिनको इस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है या हैं इस समय, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिनके बारे में वैसा ही कहा जाता है, वैसी ही टिप्पणियां की जाती हैं। कांग्रेस पार्टी के जो आलोचक हैं वो यही कहते हैं कि ये भी मनमोहन सिंह की तरह एक कठपुतली हैं। वास्तविकता में सारे फैसले अभी भी 10 जनपद परिवार ले रहा है, राहुल गांधी ले रहे हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के फैसले होते हैं, और ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करते हैं। रबर मोहर, एक मोहर है ये जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो खैर लाइन से नहीं गए, क्योंकि वो प्रोटोकॉल जानते हैं। प्रोटोकॉल नहीं जानते हो राहुल गांधी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स में आप शामिल होते हैं तो कुछ बेसिक जानकारी लेकर के तो जाते ही होंगे, ये अपेक्षा की जाती है। जानकारी लेकर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कह नहीं सकते पक्के तौर पर, क्योंकि उनको तो इस बात का गुमान है कि उनको कौन अक्ल दे सकता है या कौन उनको शिक्षा दे सकता है, प्रशिक्षित कर सकता है। वो तो ऐसे परिवार से हैं कि उनको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो तो ज्ञान देने के लिए हुए हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए हुए हैं। ये दुर्भाग्य है कि देश की जनता उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रही है। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो अलग अलग तरीके से जगह जगह देखने को मिलते हैं। उनकी वाणी से, उनके आचार विचार से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके तौर तरीकों से वो एक फ्रस्ट्रेशन हमेशा शो कर देते हैं। ये तो मैंने केवल एक घटना बताई है, ऐसी अनेक घटनाएं अतीत में हो चुकी है, वो कांड कर चुके हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोलते हैं तो नेता प्रतिपक्ष वहां मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की जो लीडरशिप है वो भी होती है, और जो दूसरी डिग्निटीज हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम अहम पदों पर, चाहे स्पीकर हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो सब भी वहां रहते हैं। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। लेकिन पिछली बार भी और इस बार भी राहुल गांधी नहीं गए थे वहां, और इस पर बड़ी भारी टीका टिप्पणियां हुई थी। तो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे, लेकिन ये कहकर के फिर वितंडा खड़ा करवाया गया, बवाल करवाया गया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी रो में क्यों बैठाया गया, अग्रिम पंक्ति में क्यों नहीं बैठाया गया। और एक फोटो जारी किया गया, एक फोटो ये जारी किया गया कि देखिए 2014 के गणतंत्र दिवस समारोह में, उसी साल लोकसभा चुनाव होने थे अप्रैल में, कि 2014 के गणतंत्र दिवस परेड में लाल कृष्ण आडवाणी को पहली पंक्ति में बैठाया गया था, उनको सम्मान दिया गया था, वो नेता प्रतिपक्ष थे। लेकिन ऐसा लिखने वाले शायद भूल जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उस समय सुषमा स्वराज थी। नंबर 2, 2009 का एक फोटो बीजेपी ने भी जारी कर दिया, आईटी सेल ने जारी कर दिया कि लाल कृष्ण आडवाणी को 2009 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में तीसरी रो में ही बैठाया गया था। उनसे आगे तो शीला दीक्षित
और कांग्रेस के दूसरे नेता और उनके परिवार बैठे हुए थे। कहने का आशय ये है कि नैरेटिव बनाने के लिए, इस तरह की चीजें प्रतिपादित करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए और प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, इनके बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां आपको मिल जाएंगे डे बाय डे। संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित कर रही थी, ये अपने मोबाइल फोन में ही खोए हुए थे। इसी तरीके से एक और ओकेशन था जब राष्ट्रपति संबोधित कर रही थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मंच पर बैठाया गया था। राष्ट्रपति खड़ी ही थी और राहुल गांधी बैठ गए थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको इशारा किया कि अभी आपको नहीं बैठना है, अभी सब खड़े हुए हैं। तब ये हड़बड़ा करके फिर खड़े हुए। अनेक किस्से आपको मिल जाएंगे। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये तोड़ने में अगर इनको सुख मिलता है, अगर इनको लगता है कि मुझे किसी का सम्मान करने की जरूरत नहीं है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। फिर तो ये चर्चा अगर लोग करते हैं कि ये इस पद के लायक ही नहीं है, जिन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को बेसिक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, ऐसे पद इनको स्वीकार ही नहीं करने चाहिए। अब ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं कि कांग्रेस और खास तौर से 10 जनपद परिवार, ये सारे पदों, और जब मैं सारे पदों की बात कर रहा हूं तो सारे संवैधानिक पदों से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इनको लगता है कि हम तो बरसों दशकों तक राष्ट्रपति बनाते रहे हैं, खुद उपराष्ट्रपति हम बनाते रहे हैं, केंद्र में मंत्री कौन होगा ये हम फैसला करते रहे हैं, अलग अलग राज्यों में राज्यपाल कौन होगा ये हम फैसला करते रहे, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी हम फैसला करते रहे। यानी इनको इस बात का गुमान भी है, अहंकार भी है, ईगो भी है कि 2014 से पहले तक, 2004 से 2014 तक और उससे पहले जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 91 से लेकर के 96 तक, और उससे पहले भी भाई 89 तक तो राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, और उससे पहले भी 80 से इंदिरा गांधी थी। बस बीच में वो मोरारजी भाई की और चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, जिसमें भी इन्होंने खेल कर दिया था। वो खेल क्या था वो भी समझ लीजिए। जब मोरारजी भाई और चौधरी चरण सिंह के तीखे मतभेद हो गए और सरकार डामाडोल होने लगी, सरकार गिर गई, तो चौधरी चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का समर्थन देकर के प्रधानमंत्री बनवा दिया। और वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए संसद भवन का मुंह नहीं देख पाए। संसद सत्र शुरू होने वाला था, प्रधानमंत्री अपने आवास से निकले थे पार्लियामेंट के लिए, और तभी इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने उनसे समर्थन विड्रॉ कर लिया। तो वो संसद नहीं गए, राष्ट्रपति भवन गए और अपना इस्तीफा सौंप दिया। दूसरा मौका, जब इस परिवार ने, कांग्रेस ने लंगड़ी मार करके सरकार गिराई, अब वो वीपी सिंह, रामधन, सत्यपाल मलिक, आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू, ये किस तरीके से राजीव गांधी का साथ छोड़ करके बाहर निकले थे और फिर एक जन मोर्चा बनाया, फिर जनता दल बना, वो फिर कभी किस्सा सुनाएंगे। पर वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मंडल कमंडल के फेर में वो सरकार गिर गई। उसके बाद जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो कांग्रेस ने फिर उनको सपोर्ट कर दिया, चौधरी चरण सिंह की तरह। और पता है, 1 साल पूरा नहीं कर पाए चंद्रशेखर बतौर प्रधानमंत्री, उनकी सरकार को भी इन्होंने गिरा दिया, एक बड़ा अजीब सा बहाना बना करके कि हरियाणा पुलिस के 2 जवान राजीव गांधी के आवास के सामने खड़े होकर के जासूसी कर रहे थे।
इतने बचकाना मैसेज, एक बहाने को लेकर के वो सरकार गिराई गई। आई के गुजराल की सरकार को समर्थन दिया था। उस समय सीताराम केसरी जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। चाचा केसरी को लगता था कि वो तो खुद ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जब आई के गुजराल को वो समर्थन देकर के प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं तो खुद भी बन सकते हैं। तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। 2004 जब चुनाव हुए, बहुत सारे दर्शकों को पता होगा, जिनको पता नहीं है केवल उनके लिए बता रहा हूं, कांग्रेस को मिली थी केवल 145 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें, 7 सीटों का फर्क था सिर्फ। पर 145 सीटें पाकर ही सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों ने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इस अंदाज में मायावती का भी, मुलायम सिंह का भी, सबके समर्थन ले लिए, वामपंथियों के ले लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम छोटे मोटे दल, लालू यादव, इन सब के समर्थन से सरकार बना ली। और उसके बाद सरकार कैसे चलाई? मुलायम सिंह की एक फाइल खुलवा दी, सीबीआई की जांच बैठवा दी। वो समर्थन वापस ना ले पाए, ये भय दिखाया गया कि जेल चले जाओगे। 2014 तक ऐसी सरकार चली। दूसरी बार भी जब 2009 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस को केवल 206 सीटें मिली थी। ये जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि उनको 240 सीटें मिली हैं, तो भाई अपने मुंह पे हाथ फेर कर देखो कि आपको 2004 में कितनी सीटें मिली थी? केवल 145। तो आपको सरकार बनाने का अधिकार था, नैतिक अधिकार था। और 2009 में भी केवल 206 सीटें, जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की 240 सीटों से 34 सीटें कम थी, तो तब भी आपने सरकार बना ली। तो इन्होंने ये जबरदस्त खेल लगातार किए हैं। और ये प्रोग्राम मैंने इसलिए किया है कि कोई संवैधानिक संस्था इन लोगों ने ऐसी छोड़ी नहीं है जिसका अपमान ना किया हो, जिस पर सवाल खड़े ना किए हों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ यही कपिल सिब्बल और पर्दे से के पीछे से तो यही काम कर रहे थे। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आए थे ये लोग कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाओ। मीडिया पर ये प्रहार करते हैं, प्रधानमंत्री पर ये प्रहार करते हैं, राष्ट्रपति का ये अपमान करते हैं प्रोटोकॉल तोड़ करके, और अब कह रहे हैं कि ओम बिरला को हटाने के लिए, स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पीकर सदन को नियम कायदे कानूनों से चलाना चाहते हैं। इनकी धींगा मुश्ती वहां चल नहीं रही है। 9 दिन हो गए ना बजट सत्र को शुरू हुए, और इस बीच 4 बड़ी घटनाएं हुई हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, मैं उसको हमेशा बड़ी घटना मानता हूं क्योंकि वो सरकार का विजन पेश करती हैं, संयुक्त सदन को संबोधित करती हैं। वो सर्वोच्च पद पर हैं, भारत की प्रथम नागरिक हैं, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं। उनका अभिभाषण हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया, और ये बजट ऐतिहासिक था। 2047 को ध्यान में रख करके अब सारे बजट पेश किए जा रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंस खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच मलेशिया की यात्रा पर भी होकर आ गए हैं। मलेशिया के साथ भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। लेकिन इन घटनाओं पर पानी फेरने का काम इनके हंगामे ने किया है। गांधी परिवार की जो ईगो है वो इतनी ऊपर चली गई है
कि अगर इनको अपनी मनमर्जी नहीं करने दी जाएगी, जैसे ये चाहते हैं वैसे सदन में नहीं बोलने दिया जाएगा, तो फिर ये स्पीकर को भी हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ले आएंगे। ये अलग बात है कि वो महाभियोग प्रस्ताव आ भी गया तो औंधे मुंह पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है, एनडीए का पूर्ण बहुमत है और सारे दल पूरी तरह एकजुट हैं, फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं। ये भी इनकी पीड़ा है, क्योंकि जब मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि ये तो अल्पमत सरकार है, कमजोर सरकार है, ये तो रेत की दीवार की तरह भर भरा करके कभी भी गिर जाएगी। लेकिन वो सपना भी इनका धराशायी हो गया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।